नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो लोगों के बारे में। एक होते हैं जो शादी करते टाइम दहेज लेते हैं और दहेज लेने के बाद जेल का रास्ता उनको दिखाई देता है, और दूसरे होते हैं जो शादी करते वक्त दहेज नहीं लेते हैं बट फिर भी ड्यू टू मैलिफाइडी उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वो बेचारे ज़बरदस्ती बिना किसी जुर्म के वो जेल जाते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं, ये वीडियो उनके लिए सेंट्रिक नहीं होने वाली है। जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस की वजह से उनको ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं, ये वीडियो उनके ऊपर सेंट्रिक होने वाली है। तो अगर मैं स्टैटिकल एनालिसिस की बात करूं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 2012 में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख डाउरी केसेस हुए, जिसमें से 14.4% सिर्फ और सिर्फ 14.4% लोगों का कन्विक्शन हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि जो डाउरी केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ना सिर्फ बढ़ गए हैं बल्कि फेक अमाउंट पे बढ़ गए हैं। जहाँ पे वो डाउरी नहीं भी ले रहे हैं, इन दैट केस भी उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, फॉल्स एक्विजिशंस किए जा रहे हैं फॉर सेक ऑफ मनी, फॉर सेक ऑफ फेम। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हमने जो बात करी वो है कि NCRB का स्टैटिकल डेटा क्या कहता है। सेकेंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगी जो प्रीनप एग्रीमेंट्स, जिसको आप लोगों ने प्री नप्शियल के नाम से सुना होगा, जो कि फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, उसका हमारे इंडिया के अंदर क्या सीन है। क्या हम प्रीनप्स को बना के उसकी इन्फोर्सिबिलिटी करा सकते हैं कोर्ट्स के अंदर या फिर नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोर्ट्स की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या प्रीनप्स कभी भी कोर्ट्स में इन्फोर्स किए गए हैं या नहीं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कशन का होगा वो सिंपल सा होगा कि आज की डेट में हम क्या सेफगार्ड फॉलो कर सकें कि एटलीस्ट अगर हम पे डाउरी केस हो जाए, इन दैट केस भी हम अपने आप का एक स्टैंड ले पाएँ, कुछ एविडेंस हो हमारे पास, ताकि हम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करा पाएँ। तो प्रीनप्स की शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि प्रीनप्स होता क्या है। प्रीनप एग्रीमेंट बेसिकली फॉरेन का कॉन्ट्रैक्ट है, और फॉरेन में शादी के साथ साथ सिविल यूनियंस भी होती हैं। तो जो सिविल यूनियंस होती हैं या शादी होती है फॉरेन के अंदर, इन दैट केस वो लोग ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना देते हैं कि अगर मान लीजिए शादी डिसॉल्व हुई या किसी पार्टी की डेथ हुई तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या लाइबिलिटीज़ आने वाली हैं, उसके लीगल राइट्स क्या आने वाले हैं, ये सब कुछ प्रीनप्स के अंदर डिसाइड किया जाता है, जिसके पार्ट होते हैं इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस, कि कितना हद तक मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है और कौन कौन से रिपरकेशंस वो फेस करने के लिए तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रीनप्स के अंदर मेंशन करी जाती हैं। तो ये हो गया प्रीनप्स का कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रीनप कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब भी डिस्प्यूट होता है तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर प्रीनप के हिसाब से सेटलमेंट हो जाता है। बट हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, इन दैट केस प्रीनप्स को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर सिंपली मैरिज जो है वो एक सैक्रेमेंट है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर लोगों की धार्मिक वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आप शादी करते टाइम ये फीलिंग मन में नहीं ला सकते कि शादी अगर टूट गई तो क्या होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव फीलिंग है और नेगेटिव फीलिंग से कोई भी रिलीजियस शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस वजह से प्रीनप्स को खास करके कोर्ट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके बाद बात करें कि अगर प्रीनप्स नहीं है तो इन दैट केस अगर हमें अपनी लाइबिलिटीज़ वगैरह डिसाइड करनी हो तो कैसे हो सकता है। तो वो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविज़न है मैरिज एक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट। अगर आप म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू डाइवोर्स लेते हैं, इन दैट केस आप हस्बैंड वाइफ अपने आप बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेंटेनेंस, क्या चाइल्ड राइट्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं, और साथ ही वो कोर्ट में सबमिट करके अगर वो कोई भी लॉ के प्रोविज़न अगेंस्ट नहीं होंगे तो इन दैट केस कोर्ट भी उस चीज़ को अलाउ कर देता है। बट ये चीज़ शादी के पहले नहीं हो सकती, ये शादी के बाद डिसाइड की जाती है। उसके बाद आ जाइए लीगल एस्पेक्ट्स पे कि प्रीनप्स को क्यों इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करें तो वो ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। उसका क्लॉज 5 यानी कि सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लॉज 5 स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है, अगर ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इन दैट केस वो अनलॉफुल माना जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल माना गया क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जो शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानती हो, तो इसलिए ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए प्रीनप्स भी अलाउड नहीं होते।
उसके बाद एक और पॉइंट है जो प्रीनप्स को रोकता है, वो है सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है सिंपली कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग पे रोक लगाए, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच पार्टीज में बन रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वो भी वॉइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया लीगल प्रोविजंस। उसके बाद बात करते हैं प्रीनप्स। बेसिकली अगर हम बनाना चाहें तो इट इज़ ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के नज़रिए से देखना चाहें तो उसमें अगर हम कोई ऐसा प्रोविज़न ना डालें जो कि हमारा लॉ को सुपरसीड करे, जो कि हमारे जो इंडियन प्रोविजंस हैं उसको कोई भी इंटरसेक्ट करे या उस पर एक डोमिनेंस टाइप का हमारा एग्रीमेंट बन जाए, क्योंकि हम किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू अपने लॉ को बाईपास नहीं कर सकते। तो अगर हम इस टाइप का एग्रीमेंट बनाएं तो वो एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं कोर्ट यूज़ कर सकती है। अब देखते हैं वो किस सेंस में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज तक प्रीनप्स किस सेंस में यूज़ हो पाए हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब आप वीडियो पॉज करके ये केसेस पढ़ लीजिए कि इसमें अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रीनप एग्रीमेंट्स बने वो कहीं ना कहीं इन लाइन विद लॉ थे, तो इस वजह से वो इन्फोर्स हो गए। साथ ही अगर मैं बात करूं एक रीसेंट केस की, जो कि मैंने लाइव लॉ पे पढ़ते हुए देखा कि जो मुंबई कोर्ट है उसने एक अलग ही वे ऑफ इंटरप्रिटेशन दिया प्रीनप्स के लिए, जिसमें उसने बोला कि जो प्रीनप एग्रीमेंट है वो बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं कि पार्टीज के इंटेंट को जानने के लिए, कि पार्टीज जब साथ में जुड़ने वाली थी उस केस में उनके पास जो उनके माइंड में एक वैल्यू चल रही थी कि रिपोर्केशंस की, अगर मान लीजिए शादी नहीं चली या कुछ प्रॉब्लम हुई, इन दैट केस वो किस अमाउंट में सेटलमेंट के लिए तैयार थे या फिर उनका क्या इंटेंट था सेटलमेंट के लिए, तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए प्रीनप्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट की। तो ये जो सेक्शन 14 है वो बेसिकली फैमिली कोर्ट्स को एम्पावर करता है कोई भी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसिबल हैं या अदरवाइज रेलेवेंट हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो प्रीनप एग्रीमेंट है, या फिर अगर हम इसको मॉडिफाइड वे में बोलें, क्योंकि प्रीनप तो एग्जैक्टली हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होगा, तो अगर इसको मॉडिफाई में बोलें तो क्वाज़ी प्रीनप एग्रीमेंट्स जो हैं हमारे पास, जिसको हम एज पर इंडियन प्रोविजंस बनाएंगे, उनको जो है फैमिली कोर्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट। उसके बाद अब बात करते हैं कि करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट सेफगार्ड क्या होता है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल कॉमन है कि अगर आपके ऊपर डाउरी वगैरह का केस होता है, इन दैट केस सबसे पहले आपको जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद सुनवाई होती है। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, आपने डाउरी की डिमांड नहीं की, इन दैट केस आपकी बेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो सेफगार्ड हैं वो आपको बेसिकली एक शील्ड दे देते हैं कि अगर इन केस आप पे फॉल्स डाउरी केस हो गया है तो आप उस चीज़ को यूज़ करके आपके बेल के चांसेस 99.9% हो जाते हैं। तो सेफगार्ड क्या है? वो सिंपली सेफगार्ड ये है कि जब भी शादी की बात हो या शादी हो तो उससे पहले एक सीधा थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, बट आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है कि एक डिक्लेरेशन टाइप ऑफ साइन करा लीजिए। तो उस डिक्लेरेशन के जो मेन की पॉइंट्स होने चाहिए वो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, घुमा फिरा के कुछ नहीं, डायरेक्ट की पॉइंट्स होने चाहिए कि इसमें कोई डाउरी डिमांड नहीं है। सेकंड, कि जो वेडिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए हैं, किसने बियर करे हैं। थर्ड आ गया जो गिफ्ट, और जो गिफ्ट खरीदने के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो किसने बियर करे हैं और वो गिफ्ट किसके लिए हैं। अगर आपने ये चीज़ मेंशन नहीं कराई कि वो गिफ्ट किसके लिए हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा कि वो गिफ्ट आप ही के लिए थे। तो इसलिए वो चीज़ मेंशन करानी भी ज़रूरी है कि वो गिफ्ट किसने दिए हैं, कितने के आए हैं और वो किसके लिए दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मेन है डिक्लेरेशन का वो ये होता है कि जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं वो स्पेसिफिकली, अगर मैं बोलूँ इसको नॉर्मल सेंस में, अगर मैं उसको बोलूँ, एजुकेटेड वाइफ्स होती हैं वो सिंपली शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं या फिर उनकी जॉब छूट जाती है। इन दैट केस जो डाइवोर्स का टाइम आता है तब वो ये क्लेम करती हैं कि हमने फैमिली की वजह से जॉब छोड़ दी और अब मैं अर्न भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। इन दैट केस आपको उस डिक्लेरेशन में भी साइन करा लेना बेटर रहेगा कि उनकी क्या प्रेफरेंस है फॉर जॉब। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस डिक्लेरेशन के लिए सही टाइम क्या है साइन कराने का। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रीनप्स मतलब हो गया शादी के पहले और पोस्टअप हो गया मतलब शादी के बाद। तो डिक्लेरेशन जो है वो प्री और पोस्ट दोनों होना चाहिए। सिंपली अगर मैं आपको सच कहूं तो यही एक फंडा है जिसकी वजह से आप इंटेंट ऑफ पार्टीज प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और अगर आप पे फॉल्स डाउरी केस हुआ है तो आपको बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं डिक्लेरेशन वाला पॉइंट किस बेस पे कह रहा हूं ये भी सुन लीजिए।
सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सिंपली एस्टॉपल की बात करता है। एस्टॉपल मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कुछ कहा और उस कहने को आपने सच माना और वो सच मान के आपने कुछ एक स्टेप बढ़ाया। इन दैट केस वो पर्सन जिसने आपसे कुछ कहा था, जो फैक्ट उसने आपको सच बताया था, तो उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता, स्टेप बैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्टेप बढ़ा चुके हो। तो एग्जांपल अगर मैं शादी वाले कॉन्सेप्ट में फिट करूँ तो जैसे कुछ मान लीजिए आपसे प्रॉमिसेस हुए, तो जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो रिटर्न में होंगे, तो सबसे पहले तो उन प्रॉमिस से डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो प्रॉमिस की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। सेकंड पॉइंट ये होगा कि जब वो प्रॉमिस किए गए रिटर्न में, इन दैट केस आप शादी के लिए एग्री करें और शादी एग्री होने के बाद शादी हुई, तो जो पॉइंट्स एग्री हो चुके थे तो उन पॉइंट से स्टेप बैक नहीं कर सकता है कोई भी पार्टीज। तो जो डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट है वो सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठता है फॉर सेफ गार्ड फॉर टुडे सिनेरियो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिवर्ट बैक जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स।